हाँ, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मोलैरिटी पढ़ा था और नॉर्मैलिटी भी मैंने तुम्हें बताया था। नॉर्मैलिटी पे न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मैलिटी पे न्यूमेरिकल्स नहीं आ सकते डायरेक्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तुम्हें उसमें देखनी पड़ेंगी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने पड़ रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या था, इस टाइप से था। देखो, उसके लिए तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मैलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है, नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक, तो नॉर्मैलिटी इक्वल होती है n इज इक्वल टू एक्स एम। ये x वही है जो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए लिखा था ना, मोलर मास डिवाइडेड बाय x। x कैन बी वैलेंसी, x कैन बी नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, x कैन बी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, इस तरह से था। तो x क्या है यहां पे, n तो नॉर्मैलिटी है, m मोलैरिटी है, x क्या है, नंबर ऑफ H प्लस आयंस, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, या फिर वैलेंसी। ये जो H प्लस आयंस होते हैं ये किसके केस में होते हैं, एसिड्स के केस में। ठीक है, और OH माइनस आयंस होते हैं बेसिस के केस में। ठीक है, तो H प्लस आयन एसिड्स के केस में, OH माइनस आयंस बेसिस के केस में होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कैलकुलेट द नॉर्मैलिटी ऑफ .2 मोलर H2SO4। ठीक है, 0.2 मोलर H2SO4 में कितनी, क्या नॉर्मैलिटी होगी इसकी, ये पूछ सकते हैं। 0.2 मोलर H2SO4 की क्या नॉर्मैलिटी होगी ये पूछ सकते हैं। अब बात यह है कि X की वैल्यू क्या है, कितने H प्लस आयंस में वो ब्रेक होगा। ठीक है, तो वो तुमको वो बताएंगे, जैसे कि वो ये लिख सकते हैं कि H2SO4 रिएक्शन इसको फॉलो करना है आपको, H2SO4 प्लस H2O gives H3O प्लस HSO4 माइनस। ठीक है, तो H2SO4 प्लस H2O gives H3O प्लस HSO4 माइनस। तो ये पहले H2SO4 था, H2SO4 से क्या बन गया, HSO4 बन गया। तो यानी कि कितने हाइड्रोजन लूज हुए, इसमें से कितने हाइड्रोजन कम हुए, एक, तो X हो गया 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ H प्लस आयंस डिसोसिएटेड भी लिख लेना, कितने H प्लस आयंस उसमें से ब्रेक हुए, डिसोसिएट हुए। ठीक है, तो वो होता है हमारा X की वैल्यू, नंबर ऑफ H प्लस आयंस डिसोसिएटेड और नंबर ऑफ OH माइनस आयंस डिसोसिएटेड। यहां पे X की वैल्यू 1 है, तो नॉर्मैलिटी भी 0.2 ही हो जाएगी। 0.2 इंटू 1 होगी ना, X की वैल्यू 1 है, तो नॉर्मैलिटी हो जाएगी 0.2। n इज इक्वल टू XM होती है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द नॉर्मैलिटी ऑफ .3 मोलर H2SO4। और इस बार क्या हो रहा है कि H2SO4 फॉर एग्जाम्पल पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जा रहा है SO4 2 माइनस में। ठीक है, इस तरह से दे सकते हैं वो कि H2SO4 पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जा रहा है SO4 2 माइनस में, यानी कि यहां पे X की वैल्यू क्या हो गई 2। n इज इक्वल टू XM लगाएंगे, इट इज इक्वल टू X कितना है 2 इंटू 0.3, इट इज इक्वल टू 0.6 नॉर्मल बोलते हैं इसे। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन आया था
वो क्या आया था, क्वेश्चन इसी तरह से आया था, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 2017-18 में था। उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं जो आया हुआ है, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 molar H3PO4, 0.3 molar H3PO4 when it undergoes the reaction as, when it undergoes the reaction as, क्या रिएक्शन दिया हुआ है इन्होंने, H3PO4 plus 2OH minus gives HPO3 2 minus plus 2H2O। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें तो 3 हाइड्रोजन थे फॉस्फोरिक एसिड के पास, यहां पे 2 ही हाइड्रोजन बचे, यानी कि 2 हाइड्रोजन डिसोसिएट हो गए, 2 निकल गए इसमें से, तो इसलिए x की वैल्यू क्या हो गई यहां पे 2। तो n इज इक्वल टू xm होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 0.3, इट इज इक्वल टू 0.6 नॉर्मल। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.6 नॉर्मल। ठीक है, तो ये तो हो गए मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। एक और चीज होती है मोलैलिटी, मोलैरिटी नहीं, आर की जगह एल आ जाता है इसमें। ठीक है सर, अब कर रहा हूं मैं, मोलैलिटी पे आते हैं। मोलैलिटी, MOLALITY, इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ, वहां पे क्या था उन दोनों में, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, और एक जगह पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों में ही सॉल्यूशन था, यहां पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स होंगे, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक, तो स्मॉल m से डिनोट करते हैं इसको हम, मोलैलिटी को। इसका हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स एंड डिवाइडेड बाई W इन kg। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई मास इन किलोग्राम्स, ये होता है मोलैलिटी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करके देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें मालूम है, मास अपॉन मोलर मास करके निकाले जाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द मोलैलिटी व्हेन क्या लें, 6.3 ग्राम्स ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड जिसे हम बोलते हैं, 6.3 ग्राम ऑफ HNO3 इज डिसॉल्व्ड इन 200 grams of water।
अगर 200 ग्राम्स वाटर में 6.3 ग्राम HNO3 को डिसॉल्व करा जा रहा है तो उसकी मोलैलिटी क्या होगी? तो मोलैलिटी अभी हमने लिखा, मोलैलिटी इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो कि हो जाएगा 6.3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो 6.3 डिवाइडेड बाय HNO3 का मास कितना हो जाएगा? 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3, इट इज इक्वल टू 63 ग्राम्स। यहां 63 पुट कर देंगे। 200 ग्राम सॉल्वेंट है, लेकिन सॉल्वेंट का मास होना चाहिए किलोग्राम्स में, तो इसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा ये? 0.1 डिवाइडेड बाई 0.2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.5 मोलल, MOLAL, और मोल्स पर किलोग्राम। ये हो गया तुम्हारा मोलैलिटी। इस तरह से कैलकुलेट करी जाती है अगर तुम्हें मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है और मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है तो। ठीक है, तो ये मोलैलिटी हो गई हमारी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं मोलैलिटी के ऊपर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मोलैलिटी व्हेन, क्या लिखोगे? 10 ग्राम ऑफ CaCO3 is dissolved in 500 grams of water। अगर हमने 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व किया है 500 ग्राम ऑफ वाटर में, तो उसकी मोलैलिटी क्या होगी? ठीक है, देख लेते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है ना? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? वो हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास, 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CaCO3। CaCO3 का मोलर मास कितना होगा? 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, कितना आ जाएगा ये? 100 ग्राम्स। तो ये हो गया 10 अपॉन 100 डिवाइडेड बाई 500 डिवाइडेड बाई 1000। क्यों करा 1000 से डिवाइड इसको? क्योंकि ये ग्राम में दे रखा था। ठीक है, कितना हो गया ये? 0.1 डिवाइडेड बाई 0.5, ये आ जाएगा 0.2 मोल्स पर किलोग्राम, और मोलल भी लिख सकते हो, MOLAL। ठीक है, तो ये होती है मोलैलिटी। तो तुमने 3 नए कंसंट्रेशन पढ़े बुक के अलावा, कौन कौन से? मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी एंड मोलैलिटी। नॉर्मैलिटी पे मैंने न्यूमेरिकल्स नहीं कराए, क्योंकि उस पे न्यूमेरिकल्स आना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा क्वेश्चन को, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं देंगे। ठीक है, ये दे सकते हैं n इज इक्वल टू XM वाला जो हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, तो यहां तक ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब डिस्कस करेंगे आगे हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस को। ठीक है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद होमोजीनियस हम अभी क्या पढ़ रहे थे? अभी हम पढ़ रहे थे होमोजीनियस मिक्सचर्स, है ना? अब पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। देखते हैं क्या होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो होंगे, होमोजीनियस क्या होते थे? होमोजीनियस वो होते थे, क्या होते थे? होमोजीनियस वो होते थे जिनमें कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम रहती थी। हेट्रोजीनियस में क्या होगा? कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं रहेगी। ठीक है, इन दीज मिक्सचर्स composition is not same throughout। तो कॉम्पोजिशन सेम नहीं रहती थ्रू आउट इसमें, किसमें? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में। ठीक है,
तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं रहती। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना हुआ है तो अगर तुम नीचे देखोगे तो 10%, 90% आ रहा है जो सॉल्यूट सॉल्वेंट है, या मतलब जो भी दो कंपोनेंट है उनका। कहीं और देखोगे तो 20%, 80% आएगा, और कहीं ऊपर देखोगे तो 30%, 70%। मतलब ये कि हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन निकल के आएगी मिक्सचर्स की, तो वो मिक्सचर्स कहलाएंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, क्लियर हो गया व्हाट आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स से पहले एक पॉइंट मेरा सॉल्यूशंस में रह गया, तो वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। 2-3 डेफिनेशंस हैं बस, वो देख लो, फिर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जांपल्स पे आएंगे। क्या है वो 2-3 डेफिनेशंस? सॉल्यूशंस की हैं ये, इसको बाद में नोट कर लेना, जो सॉल्यूशंस वाला पार्ट है उसको पहले लिख लेना। ठीक है, तो जैसे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें हम सॉल्यूट का और अमाउंट ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सॉल्यूट का और अमाउंट ऐड सैचुरेटेड सॉल्यूशन में? क्योंकि कोई, जैसे तुम फॉर एग्जांपल वाटर है तुम्हारे पास, वाटर में तुम शुगर डिसॉल्व कर रहे हो, स्टिर करके बहुत अच्छे से डिसॉल्व कर रहे हो। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी और वो नीचे जाके बैठ जाएगी, वही सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अब शुगर डिसॉल्व क्यों नहीं हो रही? पहले तो अच्छे से हो रही थी। शुगर जाती कहां है जब हम डिसॉल्व करते हैं उसको? शुगर जाती है वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेसेस होती हैं, शुगर उसमें जाती है। जब वो स्पेसेस पूरी तरह से भर जाएंगी, जगह फिल हो जाएगी, तो शुगर नीचे सेटल होने लगेगी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? द सॉल्यूशंस इन विच more amount of solute cannot be added। तो more amount of solute जिन सॉल्यूशंस में ऐड नहीं हो सकता वो सॉल्यूशंस कहलाते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, अनसैचुरेटेड क्या होंगे? जिसमें और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड हो सकता हो तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएंगे। ठीक है, जब तक जगह फिल नहीं होगी, जब तक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बाकी रहेंगी, तब तक सॉल्यूट को डिसॉल्व करा जा सकता है, और तब तक सॉल्यूशन कैसा रहेगा? अनसैचुरेटेड रहेगा। जब तक सॉल्वेंट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस रहेंगी, वो पूरी तरह फिल्ड नहीं होंगी, तब तक सॉल्यूशन को वी कैन से अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस में हम और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। सॉल्यूशंस इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें हम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर सकते हो वो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, फिर एक टर्म आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम बात करें उस टर्म की तो वो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तुम शुगर डिसॉल्व कर रहे हो वाटर के अंदर, ठीक है, मैंने बताया एक टाइम ऐसा आएगा वो शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। अब जब वो शुगर डिसॉल्व होना बंद हो गई तो क्या हम उसे और किसी तरीके से और ज्यादा शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं? क्या हम वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस बढ़ा सकते हैं? हां, बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज करके। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा स्पेसेस बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि लिक्विड गैस की तरफ जाने लगेगा, मॉलिक्यूल दूर दूर जाने लगेंगे, तो उससे स्पेसेस बढ़ जाएंगी और हम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा भाई, हम शुगर को वाटर के अंदर घोल रहे थे, हम देख रहे थे कि वो नहीं घुल रही है, तो हमने उस वाटर को गर्म कर लिया, टेम्परेचर बढ़ा के गर्म कर लिया।
अब जब तुम उस सॉल्यूशन को गर्म करके उसमें तुम शुगर मिलाते हो तो वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आई बात समझ में? व्हेन मोर सॉल्यूट इज एडेड in a saturated solution, when more solute is added in a saturated solution, by raising the temperature या by increasing the temperature, by increasing the temperature increase करके जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में और सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। देन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये होते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और सॉल्यूट ऐड करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जब हम और सॉल्यूट ऐड करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज कर करके, तो वो कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हो गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट बचा है सॉल्यूशंस में, दैट इज इट्स सॉल्युबिलिटी। क्या है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी का मतलब है कितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का हम ऐड कर सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड इन अ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। यह भी कह सकते हो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बना हुआ होगा तो उस टाइम पे अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मेजर कर लिया जाए तो वो अमाउंट कहलाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं यहां? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a solvent is called its solubility। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो पा रहा है सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी के ऊपर एक दो पॉइंट्स और हैं कि कौन से फैक्टर्स सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, ये देख लेते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशंस, इसको रब कर देता हूं मैं तो लिख लिया होगा। फैक्टर्स इफेक्टिंग solubility of solutions। सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो क्या क्या है? एक तो टेम्परेचर इफेक्ट करता है और दूसरा है प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर से किस तरह इफेक्ट होती है सॉल्युबिलिटी, ये देख लेते हैं। पहला फैक्टर किस तरह इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को? देखो, अगर हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो प्रोसेस डिसोल्यूशन कहलाता है ना। अगर डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मतलब उसमें से हीट रिलीज हो रही है। अगर
डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है उसमें से, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है? एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऐसे प्रोसेसेस, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस, डिसोल्यूशन मतलब घोलना, सॉल्यूट का डिसॉल्व होना सॉल्वेंट के अंदर, अगर वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस is exothermic, exothermic, if dissolution process is exothermic, exothermic का मतलब उसमें से हीट निकल रही है, हीट इज रिलीज्ड, हीट रिलीज हो रही है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर फायदा नहीं करेगा क्योंकि हीट तो पहले से ही रिलीज हो रही है इसके अंदर से, है ना। तो उस टाइम पे इंक्रीज इन टेम्परेचर decreases the solubility। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज कर देता है सॉल्युबिलिटी को अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मतलब उसमें से हीट निकल रही है। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब जिस रिएक्शन को कराने के लिए हीट देनी पड़ती हो। ठीक है, हीट इज गिवन, हीट दी जा रही है, तो अगर हीट दी जा रही है डिसोल्यूशन प्रोसेस को कराने के लिए, मतलब वो एंडोथर्मिक है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर फायदा करेगा, मतलब कि टेम्परेचर का बढ़ाना सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर increases the solubility, increase in temperature increases the solubility। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब आगे डिस्कस करते हैं हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर को। ठीक है, कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा इस पे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखो प्रेशर का इफेक्ट जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे होते हैं तो उस पे तो कोई इफेक्ट नहीं होता प्रेशर का। ठीक है, नो इफेक्ट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, नो इफेक्ट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। बट जब हम गैस को डिसॉल्व कर रहे होते हैं लिक्विड के अंदर, जब गैस डिसॉल्व की जा रही होती है लिक्विड के अंदर, तो प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, व्हेन गैस इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड, solubility increases with increase in temperature, increase in pressure। तो भाई सॉलिड जब लिक्विड में डिसॉल्व हो रहे थे तो इफेक्ट नहीं कर रहा था। क्यों इफेक्ट नहीं कर रहा था प्रेशर उसको? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। लेकिन गैसेस को इफेक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। गैस को जितना कंप्रेस करोगे उतनी ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी लिक्विड के अंदर। क्यों डिसॉल्व हो जाएगी? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आने लगेंगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगी, इसलिए वो आराम से लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो सकती है हाई प्रेशर पे। ठीक है, ये था हमारा सॉल्युबिलिटी। ठीक है सर, अब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस या हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। थोड़ा सा हम डिस्कस कर चुके थे उसको, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को।
वो बीच में गलती से मैंने बता दिया था थोड़ा सा, तो उसको आगे डिस्कस कर लेते हैं। दोबारा से लिख लो अगर वहां नहीं लिखा था तो। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हम उन्हें बोलते हैं जिन मिक्सचर्स में कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं रहती है। ठीक है, जिन मिक्सचर्स में कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं रहती उनको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर ये कोई कंटेनर है जिसके अंदर सॉल्यूशन है और तुम यहां देख रहे हो तो 30% एक कंपोनेंट है, 70% एक कंपोनेंट है, लेकिन तुम दूसरी जगह देखोगे तो वो परसेंटेज अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल 20% 80% है, देन किसी और जगह देखोगे तो 10% 90% ऐसे, मतलब वो उसमें कंपोजिशन हर जगह पे सेम नहीं रहेगी। जैसे होमोजीनियस में था अगर 30-70 थी पर अगर कंपोजिशन तो वो हर जगह सेम रहती थी, लेकिन हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ऑयल एंड वाटर। ऑयल को जब वाटर में मिक्स करते हो तो देखते हो कि ऑयल ऊपर रह जाता है, वाटर नीचे रहता है ना, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए वो वाटर के ऊपर ही रहता है, दोनों अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते। वो एक एग्जाम्पल हो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। ठीक है, इसको लिख लेते हैं फिर। द मिक्सचर्स which do not have same composition throughout them, जिनकी कॉम्पोजिशन सेम नहीं होती थ्रू आउट। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ये तुम एग्जाम्पल में लिख सकते हो, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। अच्छा, होमोजीनियस में हमने क्या पढ़ा था? सॉल्यूशंस पढ़े थे। ठीक, अब हेट्रोजीनियस में हम क्या पढ़ेंगे? हेट्रोजीनियस में जो पहला टॉपिक है वो है कोलोइड्स, यानी कि हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल ही कह सकते हो उसको। कोलोइड जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। कोलोइड्स क्या है? कोलोइड्स भी एक तरह के सॉल्यूशन ही होते हैं, लेकिन पार्टिकल साइज इनका ज्यादा होता है सॉल्यूशन से। ठीक है, वहां क्या था? पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। यहां होगा 1 नैनोमीटर बिटवीन, द पार्टिकल साइज विल बी बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर। और कुछ बुक्स में तुम उसे 1 नैनोमीटर 2000 नैनोमीटर भी लिखा देखोगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में तो 1 to 100 ही लिखा हुआ है, तो हम 1 to 100 ही लिखेंगे इसको। तो क्या लिख सकते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, कोलोइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स having particle size between 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में जिनका पार्टिकल साइज होता है जिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का, उनको वी कॉल्ड कोलोइड्स। ठीक है, उनको हम कोलोइड्स बोलते हैं। आगे बात करते हैं कोलोइड्स के बारे में, एग्जाम्पल ले लेते हैं कोलोइड्स के। देखो, एग्जाम्पल लेने से पहले तुमको दो बातें पता होनी चाहिए। एक है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन, दूसरा है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज जैसे सॉल्यूशंस में सॉल्यूट सॉल्वेंट होते थे, है ना, वैसे ही यहां पे सॉल्यूट का जो फेज होगा, फेज का मतलब क्या है? स्टेट, फिजिकल स्टेट उसकी, उसको हम फेज बोलते हैं। ठीक है, कि सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। तो ठीक है, तो सॉल्यूट का जो फेज होगा उसको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। और डिस्पर्जन मीडियम जो सॉल्वेंट का मीडियम होगा, जिसमें तुम डिसॉल्व कर रहे हो, उसका जो मीडियम होगा वो कहलाएगा डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बारे में तुमको पता होना चाहिए। समझ में आ गया ना डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है? इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। हम कोलोइड्स के एग्जांपल्स ले रहे थे, तो वो कोलोइड्स को हमने बांटा ही डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पर है। देखो कैसे बांटा है हमने कोलोइड्स को, डिस्कस करते हैं इसको आगे। यहां पे हम लिखेंगे कोलोइड का नाम, बल्कि पहले टेबल सही से बनाते हैं, इसको डिस्पर्स्ड फेज ही लिखेंगे यहां पे। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज। और ये हो जाएगा डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है,
डिस्पर्जन मीडियम हो गया, और यहां आ जाएगा हमारा कोलोइड, और यहां आ जाएगा उसका एग्जाम्पल। ठीक है, ये पूरी एक टेबल है। इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, एनसीईआरटी में तुम्हारे यहाँ बनी हुई है ये, इसको वहां से भी पढ़ सकते हो, और यहां मैं लिखवा ही रहा हूं तुमको। अब देखो, याद करने का तरीका इसे बहुत आसान है। पहले हम वो ले लेंगे, पहले वो कोलॉइड्स ले लेंगे जिसमें डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड होता हो। ठीक है, तो सॉलिड इन सॉलिड हो जाएगा पहला, सॉलिड इन सॉलिड। जब डिस्पर्स्ड फेज मतलब जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसका फेज, उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड होता है, तो उस कोलॉइड को बोला जाता है सॉलिड सोल। क्या बोला जाता है? सॉलिड सोल। SOLID सॉलिड, SOL सोल। ठीक है, तो सॉलिड सोल किसका एग्जाम्पल हो गया? सॉलिड इन सॉलिड का, मतलब नाम, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, नाम है सॉलिड इन सॉलिड का ये। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कलर्ड जेमस्टोन्स। कलर्ड जेमस्टोन्स। जेमस्टोन्स क्या होते हैं? वो जो अंगूठियां पहनते हैं ना लोग, हाथों में अंगूठी जो पहनी जाती है, तो उसके अंदर जो स्टोन्स लगे होते हैं, वो जो पत्थर होता है, नग जिसको बोलते हैं, वो कलर्ड जेमस्टोन कहलाता है। ठीक है, रूबी है और बहुत सारे होते हैं, रूबी नाम याद है मुझको। ठीक है, तो पढ़ोगे तुम लोग आगे जाके उनको भी। अब इसके बाद सॉलिड इन सॉलिड हो गया, कलर्ड जेमस्टोन्स इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, इसके बाद क्या? लिक्विड इन सॉलिड। ठीक, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सोल था। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड क्या होगा? यहां पर डिस्पर्स फेज लिक्विड है तुम्हारा और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है। ठीक है, तो लिक्विड डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड, कोलोइड क्या होगा हमारा इसका लिक्विड इन सॉलिड का? जेल। ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल होता है, सॉरी कोलोइड होता है जेल। और इसमें एक और चीज है, यहां लिखा होगा कंटिन्यूअस नेटवर्क होता है, कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। इस बात को जरूर नोट कर लेना, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बीएससी के एंट्रेंस में आया था। ये सोचो, बीएससी के एंट्रेंस में आया था कि कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ लिक्विड इन सॉलिड किस टाइप के कोलोइड में होता है, तो वो किस में होता है? जेल में। जेल कौन सा? वो जो हेयर जेलीज, वो हेयर जेल आता है एक, तो वो भी ठीक है, और जेलीज जो आती हैं खाने वाली, है ना, वो भी जेल में आती हैं, तो वो क्या है? कोलोइड्स हैं वो। ठीक है, तो जेलीज लिख सकते हो यहां पे। ठीक है, तो जेलीज इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर हम नेक्स्ट आते हैं गैस इन सॉलिड पे। थर्ड वन इज गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड में क्या है? डिस्पर्स्ड फेज गैस है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज गैस, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड, ये बन जाता है हमारा फोम। क्या कहलाता है ये? फोम, FOAM। ठीक है, FOAM फोम कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पंज। ठीक है, स्पंज तो देखा ही होगा, वो गद्दा है ना, उसको स्पंज बोलते हैं। ठीक, मतलब ऐसा कि वो जैसे कोई भी ऐसी गद्दे वाली चीज जिसको हम कंप्रेस कर सकें, है ना, जिसके अंदर एयर फिल्ड हो, तो वो क्या हो जाएगा? स्पंज हो जाएगा। ठीक है, तो गैस इन सॉलिड का कोलोइड क्या हो गया? फोम हो गया, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पंज। ठीक, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे सॉलिड वाले हो गए, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम सिर्फ सॉलिड था। अब हम बात करेंगे जब डिस्पर्जन मीडियम सिर्फ लिक्विड होगा। ठीक है, लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम की बात कर लेते हैं। ये हमारा खत्म, इसको नोट तुम लोग ने कर लिया होगा और बाकी देख लेना। अब लिक्विड वालों की बात करेंगे। तो सबसे पहला होगा सॉलिड इन लिक्विड। इसे भी रब करते हैं, किसी काम का नहीं है अभी। ठीक है, तो सॉलिड इन लिक्विड होता है सोल। सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है? सॉलिड को जब तुम डिसॉल्व करते हो लिक्विड में, यानी डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, तो तुम्हारा कोलोइड हो जाएगा सोल। क्या हो जाएगा? सोल, SOL सोल।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मड, कीचड़। कीचड़ भी एक तरह का कोलोइड है। जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिस्पर्स करते हैं, डिस्पर्स फेज सॉलिड होता है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल। और उसका एग्जाम्पल हो जाएगा मड, कीचड़। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड, ठीक, तो लिक्विड इन लिक्विड कहलाता है एमल्शन। ठीक, एमल्शन में क्या क्या आता है? एमल्शन में मिल्क आ सकता है, बटर आ सकता है। ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे? एमल्शन में। बटर है, मिल्क है, ये सब क्या है? एमल्शंस हैं। लिक्विड इन लिक्विड हो गया ये। ठीक है, अब बात करते हैं, इसके बाद आगे आएंगे गैस इन लिक्विड की। अभी हमने सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा था, उसका नाम क्या दिया था? फोम दिया था। लिक्विड, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या होगा? गैस इन लिक्विड। ठीक है, गैस लिक्विड में होगी एरोसोल। ठीक है, गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगा? एरोसोल। सॉरी नहीं, वो तो लिक्विड इन गैस होता है, यहां पे हम फोम ही लिखेंगे, फोम ही होगा ये। गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगा? फोम। ठीक है, तो गैस इन लिक्विड हो गया फोम। इससे हम क्या, गैस इन सॉलिड भी फोम था, है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। गैस इन सॉलिड भी फोम था, गैस इन लिक्विड भी फोम होता है। ठीक है, अब गैस इन लिक्विड फोम होता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? शेविंग क्रीम। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? शेविंग क्रीम। ठीक है, शेविंग क्रीम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, उसमें फोम्स फॉर्म होते हैं ना शेविंग क्रीम में, तो वो एग्जाम्पल हो गया गैस इन लिक्विड कोलोइड का। ठीक, तो ये हमारे 3 और हो गए जो जिसमें डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड रहेगा। ठीक है, 3 सॉलिड वाले याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, गैस सॉलिड, वो तीनों याद हो जाएंगे। वैसे यहां पे 3 लिक्विड वाले, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड। ठीक, यहां तक ये क्लियर हो गया होगा विद एग्जांपल्स। आगे डिस्कस करते हैं अब गैस जब डिस्पर्जन मीडियम होगा। ठीक है, जब गैस डिस्पर्जन मीडियम होगा तब क्या होगा? देख लेते हैं। तो सॉलिड इन गैस देखते हैं पहले। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस होता है एरोसोल। ठीक, सॉलिड इन गैसेस एरोसोल, जैसे स्मोक, धुआं। धुएं में क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल्स एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं उसमें, है ना, तो हम कह सकते हैं उसको एरोसोल है, सॉलिड इन गैस है वो। ठीक है, फिर लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस भी कहलाता है एरोसोल। यही कंफ्यूजन हुई थी उधर की तरफ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो लिक्विड इन गैस क्या होगा? एरोसोल। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फोम, फॉग, सॉरी, क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? फॉग। फॉग मतलब कि कोहरा, है ना, फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, या स्मोग, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फॉग, मिस्ट, ठीक है, स्मोग, ये सब किसके एग्जाम्पल हो सकते हैं? लिक्विड इन गैस के। तो ये इतने ही हैं। अब तुम लोग पूछोगे गैस इन गैस क्यों नहीं होता? गैस इन गैस फॉर्म करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म ही नहीं करते, तो फिर कोलोइड बन ही नहीं सकता वहां पे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ कोलोइड्स जो हम पढ़ रहे थे। क्या था ये? टाइप्स ऑफ कोलोइड्स थे या एग्जांपल्स ऑफ कोलोइड्स बेस्ड ऑन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो हमने ये कितने टाइप के पढ़े? 8 टाइप्स के पढ़े। 3 सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम वाले, जिसमें सॉलिड इन सॉलिड पढ़ा हमने, फिर लिक्विड इन सॉलिड पढ़ा और गैस इन सॉलिड पढ़ा। ठीक है, फिर 3 लिक्विड वाले, जिसमें हमने सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा, लिक्विड इन लिक्विड पढ़ा और गैस इन लिक्विड पढ़ा। ठीक है, फिर लास्ट था गैस वाला, जिसमें सॉलिड इन गैस और लिक्विड इन गैस। दोनों को याद करना बहुत आसान है क्योंकि दोनों का नाम सेम है, दैट इज एरोसोल। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ पे? इसको यहीं खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कोलोइड्स हो गया ये हमारा, कोलोइड्स के टाइप्स हो गए, और अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स। कोलोइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसके बाद। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स।
ठीक है। कोलोइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, अभी जैसे हमने सॉल्यूशंस की पढ़ी थी प्रॉपर्टीज, पहले उसका हमने पार्टिकल साइज देखा था, इसका भी पार्टिकल साइज देखते हैं। वैसे हम लिख चुके हैं पहले पार्टिकल साइज क्या है, तो पार्टिकल साइज है इन बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर। ठीक है, ये हो गया इसका पार्टिकल साइज। ठीक, और क्या बात डिस्कस करी थी, और कौन सी प्रॉपर्टी हमने सॉल्यूशंस में डिस्कस करी थी कि वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं या नहीं करते, वो फिल्ट्रेशन से सेपरेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो फिल्ट्रेशन की बात कर लेते हैं पहले। सॉल्यूशंस फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हो सकते थे, वैसे ही कोलोइड्स भी फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हो सकते, है ना। मिल्क एक कोलोइड है, मिल्क को अगर तुम छानो तो वैसा तो नहीं है कोई चीज़ ऊपर रह जाती हो, है ना। जो भी उसके अंदर प्रोटीन्स वगैरह होते हैं सब साथ में अंदर चले जाते हैं, है ना। कोई फिल्टर पेपर से तुम उसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है, मैश से तुम उसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो तुम यहाँ ये लिख सकते हो कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड into their components by filtration। फिल्ट्रेशन से हम कोलोइड्स को सेपरेट नहीं कर सकते उनके कंपोनेंट्स में, क्योंकि उसका पार्टिकल साइज बहुत कम है और वो मैश के साइज से बहुत कम होगा, तो वो उसमें से निकल जाएगा, पास हो जाएगा और सेपरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशंस के बारे में था कि वो स्टेबल होते हैं, मतलब सॉल्यूशन को अगर तुम छोड़ दो थोड़ी देर के लिए तो सॉल्यूशंस जो हैं वो नीचे नहीं बैठता सॉल्यूट उसमें, है ना, नीचे सेटल नहीं होता। कोलोइड्स में भी ऐसा ही है, कोलोइड्स के पार्टिकल भी नीचे सेटल नहीं होते, तो ये भी स्टेबल होते हैं। तो कोलोइड्स आर स्टेबल, वी कैन से दे आर स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं। दैट इज देयर पार्टिकल्स डू नॉट सेटल, देयर पार्टिकल्स डू नॉट सेटल एट बॉटम। तो रखने पर ऑन स्टैंडिंग इनके पार्टिकल्स नीचे नहीं सेटल होते। ठीक है, ऑन स्टैंडिंग पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड डू नॉट सेटल एट बॉटम। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक, तो इसके बाद एक और पॉइंट था वहां पे, क्या था पॉइंट, वो टिंडल इफेक्ट वाला, जो मैंने कहा था कि हम वहीं पे एक्सप्लेन करेंगे टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो जो फोर्थ पॉइंट है टिंडल इफेक्ट, कोलोइड्स टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, वी कैन से कोलोइड्स शो टिंडल इफेक्ट। अच्छा, एक और चीज थी कि पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को भी नहीं देख सकते और कोलोइड्स के पार्टिकल्स को भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसको तुम लिख सकते हो, पार्टिकल साइज बहुत कम होता है, वो इसी में जोड़ के लिख सकते हो कि दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। इसमें 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में पार्टिकल साइज है, तो पार्टिकल साइज के साथ ही है वो प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने उसे अलग से नहीं लिखवाया। ठीक, तो अब आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद क्या बता रहा था मैं, फोर्थ प्रॉपर्टी कि ये टिंडल इफेक्ट शो करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है दे शो टिंडल इफेक्ट, दे शो टिंडल इफेक्ट। What is Tyndall effect? That is, they scatter the beam of light. They scatter the beam of light. तो beam of light को ये स्कैटर करते हैं, फैला देते हैं। ठीक है, और लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता इनमें से, मतलब अगर लाइट को पास कराया जाएगा इसमें तो ये लाइट को स्कैटर कर देंगे, फैला देंगे लाइट की बीम को। ठीक है, अभी तुम इतना ही समझो, अभी काफ़ी चीज़ें तुमने नहीं पढ़ी हैं, इसलिए इसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट को इतना ही समझते हैं कि ये लाइट की बीम को जो है वो फैला देते हैं। ठीक है, बाकी तुम फिजिक्स में अच्छे से पढ़ोगे इसको, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, लाइट की स्कैटरिंग क्या होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को फिजिक्स में अच्छे से पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये कि लाइट, इस बीम ऑफ लाइट को ये स्कैटर कर देते हैं कोलोइड्स के पार्टिकल। टिंडल इफेक्ट हम इसी को बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे
ये कोलोइड्स हमारा खत्म हो गया। अब आएंगे सस्पेंशन पे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज सस्पेंशंस। कोलोइड्स तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक और चीज, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बहुत आता है। हर बार प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब एक दो बार छोड़ छोड़ के वो कर करके क्वेश्चन आ रहा है प्रॉपर्टीज से। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज पे आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन, ऐसे करके आया था। ठीक है, तो उसको देख लेना क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद कर लेना, प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सस्पेंशंस की। कोलोइड्स में और कुछ नहीं बचा है। सस्पेंशंस, सस्पेंशंस क्या है? ये भी एक टाइप के हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स ही हैं। ठीक है, और इनका पार्टिकल साइज काफी बड़ा होता है, वो नेकेड आई से देखा भी जा सकता है। ठीक है, तो सस्पेंशंस का जो पार्टिकल साइज है वो कितना होता है? ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, और वी कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड्स थ्रू नेकेड आइज। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया सस्पेंशंस के बारे में। और क्या पॉइंट था वहां पे? ये फिल्ट्रेशन से क्या ये सेपरेट हो सकते हैं? हाँ, ये सेपरेट हो सकते हैं। इनका पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा है, तो ये फिल्ट्रेशन से सेपरेट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? दे कैन बी सेपरेटेड into their components by the process of filtration, या by filtration ही लिख लो, लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, by filtration। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन से हम सस्पेंशंस को उनके कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? क्या पढ़ा था हमने? पार्टिकल्स सेटल होते हैं एट द बॉटम या नहीं होते हैं? कोलोइड्स के केस में पार्टिकल्स एट द बॉटम सेटल नहीं होते थे, इनके केस में पार्टिकल्स बॉटम पे सेटल हो जाते हैं। मतलब अगर हम उसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए सस्पेंशन को, तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं जो हमने डिसॉल्व करा है उसके अंदर, वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो दे आर नॉट स्टेबल या दे आर अनस्टेबल लिख सकते हो। दे आर अनस्टेबल, दैट इज their particles settle at bottom। तो इनके पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं नीचे। ठीक है, अगर हम इनको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए तो ऑन स्टैंडिंग। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दे शो टिंडल इफेक्ट। ये भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। देखो, टिंडल इफेक्ट डिपेंड करता है पार्टिकल साइज पे ही। ठीक है, पार्टिकल साइज इनका ज्यादा है तो ये टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। तो ये हो गया हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स खत्म। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में क्या क्या था? कोलोइड्स एंड देन सस्पेंशंस। इसके बाद हम बात करेंगे अब सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स की, कि हम किस तरह से कंपोनेंट्स मिक्सचर्स को उनके कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स की। ये सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज हो गई, इसे तुम नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं फिर। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स इनटू देयर कंपोनेंट्स। मिक्सचर्स को उनके कंपोनेंट्स में सेपरेट करना, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स इनटू देयर कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। ठीक है, अब जैसे कि प्रोसेस डिपेंड करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे, मतलब कि दो कौन कौन से कंपोनेंट्स मिक्स करे गए हैं उनकी फिजिकल स्टेट पे। सॉलिड सॉल्वेंट ना कह के हम ये कह सकते हैं कि वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है कंपोनेंट्स की, जो भी हमारा मेथड रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम बात करें कौन से मिक्सचर की? सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर्स की। अगर सॉलिड
बल्कि सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर्स की बात करी जाए अगर पहले हम बात करेंगे सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर्स की। तो सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर्स को हम दो मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। पहला मेथड है हमारा बाय यूजिंग अ सॉल्वेंट, बाय यूजिंग अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यूज करके हम मिक्सचर को सेपरेट उसके कंपोनेंट्स में कर सकते हैं अगर वो दो सॉलिड का मिक्सचर है तो। ठीक है, जैसे शुगर और सैंड का मिक्सचर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, शुगर और सैंड का मिक्सचर है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? यहां पे वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। वाटर क्या करेगा? वो शुगर को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा और सैंड जो है वो वहीं रह जाएगा। क्या करेंगे कि शुगर और सैंड का मिक्सचर है, उस पे से वाटर को फ्लो कराएंगे। जब उस पे से वाटर को फ्लो कराएंगे तो वाटर क्या करेगा? वाटर शुगर को अपने साथ लेके चला जाएगा और सैंड वहीं रह जाएगी। तो इस तरह से हम शुगर और सैंड को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सॉल्वेंट। ठीक है, एग्जांपल मिक्सचर ऑफ sugar and sand can be separated by using water as a solvent, by using water as a solvent। तो वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करके हम शुगर को सैंड में से सेपरेट कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल है, एक और क्या एग्जाम्पल है इसका? एग्जाम्पल ले सकते हैं हम सल्फर और आयरन को सेपरेट करने के लिए। अगर सल्फर और आयरन कहीं पे मिक्स्ड है और उन दोनों को हमें सेपरेट करना है तो क्या होगा? ठीक है, तो हम यूज करते हैं सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड यूज करके हम सल्फर और आयरन को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल को कि मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग कार्बन डाइसल्फाइड एज अ सॉल्वेंट। तो कार्बन डाइसल्फाइड क्या करती है? कार्बन डाइसल्फाइड सल्फर को अपने साथ डिसॉल्व कर लेती है, सल्फर उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है और वो सल्फर को ले जाती है और आयरन रह जाता है। ठीक है, तो हम ये क्या बात कर रहे थे कि बाय यूजिंग सॉल्वेंट हम किन किन चीजों को सेपरेट कर सकते हैं, तो ये उसका एग्जाम्पल था। दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन। दूसरा मेथड क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन किसके लिए यूज होगा? जो भी चीजें मैग्नेट से सेपरेट हो सकती हैं वो उन चीजों को हम बाय मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं, जैसे आयरन एंड सल्फर। आयरन और सल्फर को हम मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सॉलिड एंड लिक्विड की। इसको रब कर लेते हैं। हाँ भाई, तो अब स्टार्ट करेंगे हम सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, है ना। अभी तक हम बात कर रहे थे टू सॉलिड्स की। अब एक सॉलिड और एक, मतलब अगर सॉलिड कोई लिक्विड में मिक्स्ड है तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? ठीक है, सेपरेशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड मिक्सचर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सॉलिड इन लिक्विड मिक्सचर की बात करते हैं। इसमें पहला प्रोसेस है तुम्हारा एवेपोरेशन। एवेपोरेशन मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में पढ़ा था हमने। ठीक है, क्या होता था ये? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, है ना, ये से हम एवेपोरेशन बोलते थे। तो इस वक्त इसको तो हमें डिस्कस करना नहीं है। एवेपोरेशन से हम किन चीजों को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही आते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो इसका एवेपोरेशन का एग्जाम्पल क्या होगा, किसको हम एवेपोरेशन से सेपरेट कर सकते हैं? जो एनसीईआरटी में दिया है वो दिया है कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम इंक। इंक में से कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ
एवेपोरेशन। तो हम यहां लिख सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम इंक। इंक में से कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए वी विल यूज एवापोरेशन टेक्निक। ठीक है, एवापोरेशन के बाद हम बात करते हैं सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन की बात करेंगे इसके बाद कि सब्लिमेशन से हम किन किन चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। तो भाई सब्लिमेशन से वही चीजें सेपरेट हो सकती हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएं गैस में। ठीक है, जो चीजें सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकती हों उनको हम सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक बुक में तुम्हारी दिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में से कोई एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो कि सबलाइम हो, जो कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो सके। जैसे दोनों में से क्या चीज सबलाइम होती है? अमोनियम क्लोराइड होता है। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो वो पूरा डायग्राम मैं यहां ड्रॉ नहीं कर रहा, वो बुक में बना हुआ है तुम्हारी। एक वो बीकर उल्टा फनल लगा हुआ है, इसमें कॉटन प्लग लगे हुए हैं, है ना, देखा होगा चाइना डिश पे वो पूरा मिक्सचर रखा हुआ है। ऐसी रफली ड्रॉ कर देता हूं उसको मैं, तो इस तरह से है वो। ठीक है, ये चाइना डिश है, ये बर्नर नीचे रखा हुआ है। ठीक, अब इसमें यहां पे मिक्सचर है दोनों चीजों का, अमोनियम क्लोराइड का भी और सोडियम क्लोराइड का भी। जब हम इसको बर्न करेंगे यहां से, स्प्लिंटर को जब बर्न किया जाएगा तो क्या होगा कि अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो सकता है, तो वो वेपर बन के उड़ने लगेगा, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर बन जाएंगे अमोनियम क्लोराइड के। अब नीचे तो टेम्परेचर ज्यादा था क्योंकि यहां से तुम इसे बर्न कर रहे हो, ऊपर टेम्परेचर कम होगा, यहां तुमने कॉटन प्लग लगा दिया है ताकि ये बाहर ना निकल पाए। तो ये क्या करेगा, ये यहां आके वॉल्स पे चिपक जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक, यहां इस तरह से ऊपर आएगा और वॉल्स पे स्टिक हो जाएगा, जहां पे उसे टेम्परेचर कम लगेगा, वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस सब्लिमेशन पे डिपेंड है कि पहले वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ वेपर्स में, वेपर्स उसके ऊपर तक गए, जहां उसे टेम्परेचर कम लगा वहां पे जाके वो स्टिक हो गया। इस तरह से हमने प्योरीफाइड अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट कर लिया। किससे? अमोनियम क्लोराइड और NaCl से। ये अमोनियम क्लोराइड प्लस NaCl है यहां पे, और यहां हमें क्या मिल जाएगा? सॉलिड अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका सब्लिमेशन का? अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम AMMONIUM, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड में से हमने अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट किया बाय द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन। ठीक, और क्या सेपरेट कर सकते हैं? जो भी चीजें सब्लिमेट हो सकती हो, सब्लाइम हो सकती हो, ठीक है, सब्लिमेशन शो कर सकती हैं, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो सकती हैं, वो सब इससे सेपरेट हो सकती हैं। जैसे कैम्फर है, नैप्थलीन बॉल्स हैं, ये सब चीजें। ठीक है, कैम्फर, नैप्थलीन एटसेट्रा, ये सब चीजें हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन। और बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वो किसका दिया है? अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, हाउ कैन वी सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, या राइट द टेक्निक फ्रॉम विच वी कैन सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। राइट नहीं, वही टिक करने को आएगा। ठीक है, तो चार ऑप्शन में से जो भी टेक्निक तुम्हें लगेगी सब्लिमेशन है इसका आंसर, तुम सब्लिमेशन पे टिक कर दोगे। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से क्वेश्चन आएगा इस पे। ठीक है, सब्लिमेशन हो गया। सब्लिमेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे आगे सेंट्रीफ्यूगेशन को। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? थर्ड वन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन होता है किसी भी मिक्सचर को तुम तेज स्पीड पे रोटेट कर दो। ठीक है, हाई स्पीड पे जब कोई मिक्सचर रोटेट करा जाता है, रैपिडली स्पन करा जाता है, जैसे हम जब लस्सी बनाते हैं तो दही को इस तरह से स्पिनिंग करते हैं उसकी,
है ना। तो वैसे ही चर्निंग ऑफ मिल्क भी ऐसे ही होती है, जब मिल्क में से बटर को निकालना होता है हमको, है ना। तो वो भी देखा होगा, पुराने ज़माने में एक बड़ा सा मटका टाइप का होता था, उसमें एक डंडा पड़ा होता था, डंडे को इस तरह से हम रस्सी बांध के लाया करते थे उसमें से, ठीक है। अगर वीडियोस तुम देख सकते हो उसकी वीडियो, चर्निंग ऑफ बटर की मिल जाएगी तुम्हें उसकी, ठीक है। तो क्या होता है कि हम हाई स्पीड पे रोटेट कर देते हैं किसी भी मिक्सचर को, हाई स्पीड पे रोटेट कर दिया, उससे ये होगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, यही प्रिंसिपल है इसका। इफ दे विल आस्क यू कि प्रिंसिपल क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन का, तो तुम यही बताओगे कि अगर हमने हाई स्पीड पे रोटेट करा किसी भी मिक्सचर को, तो डेंसिटी जिसकी ज्यादा होती है वो नीचे रहता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर आ जाता है। जैसे बटर को जब मिल्क में से सेपरेट करते हैं तो बटर ऊपर की तरफ आ जाता है, मिल्क नीचे रह जाता है, ठीक है, चर्निंग के टाइम पे, ठीक। तो या फिर क्रीम अगर हमें मिल्क में से निकालनी हो तो क्रीम भी इसी प्रोसेस से निकालते हैं। क्रीम की डेंसिटी कम है, वो ऊपर आ जाएगी और वहां से हम उसको अलग कर लेंगे, स्किम कर लेंगे, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, इसमें मिक्सचर को हाई स्पीड पे रोटेट करा जाता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर आ जाता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे रह जाता है। इस तरह से हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इन दिस प्रोसेस mixture is rotated at high speed, मिक्सचर को हाई स्पीड पर रोटेट कर लिया जाता है, ठीक है। द कंपोनेंट विद हाई डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी हायर होती है, रिमेन्स एट बॉटम, वो नीचे रह जाता है, एंड द वन विद लो डेंसिटी comes up at the surface, और वो सरफेस पे ऊपर आ जाता है। इस तरह से हम दो कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देते हैं, किससे, बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर कोई इसका प्रिंसिपल पूछेगा तो प्रिंसिपल में भी तुम ये लिख सकते हो कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर आ जाता है। इट इज द प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया। अगर हम बात करें तो कहीं तुमसे पूछ लिया जाए कि प्रिंसिपल क्या है, तो यू कैन से इट इज द प्रिंसिपल, PRINCIPLE, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हो गया इसका, ये जो यहां पे लिखा मैंने, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद इसका देख लेते हैं एग्जांपल्स, कहां कहां ये यूज होता है। कहीं डेली लाइफ में यूज देखा है इसका, रोज कहीं यूज देखा हो। कपड़े धुलते हैं वॉशिंग मशीन में, तो वॉशिंग मशीन में से जो वाटर स्क्वीज आउट होके आता है कपड़ों के अंदर से, जो ड्रायर में जब हम डालते हैं उसको, ऑटोमेटिक वाली की बात नहीं कर रहा मैं, उसमें पता नहीं क्या होता है, जो हम ड्रायर में जब डालते हैं, ठीक है। ड्रायर जो होता है वॉशिंग मशीन का, जो मैनुअल वाली वॉशिंग मशीन आती है, जब हम ड्रायर में डालते हैं तो वो क्या करती है, वो उसको रोटेट करती है हाई स्पीड पे स्पिनिंग होती है उसकी, और जो वाटर होता है वो उसमें से स्क्वीज आउट हो जाता है, निकल आता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका, सेंट्रीफ्यूगेशन का। तो हम एप्लीकेशंस लिख लेते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की। अब एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन है स्क्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम क्लोथ्स इन अ वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया तुम्हारा कि वॉशिंग मशीन में क्लोथ्स में से वाटर को निचोड़ के निकालने के लिए ये मेथड यूज होता है। दूसरा, क्रीम फ्रॉम मिल्क, क्रीम को मिल्क में से सेपरेट करने के लिए, ठीक है। थर्ड वन इज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर यूरिन एंड ब्लड टेस्ट,
ये प्रोसेस यूज होता है डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ठीक है, तो ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में ये मेथड यूज करा जा सकता है। ठीक है, अगर इंजन ऑयल में कहीं से आयरन के पार्टिकल्स आ गए हैं तो उसको निकालने के लिए भी ये प्रोसेस यूज करा जा सकता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दे रखा है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर इंजन ऑयल में कहीं से आयरन के छोटे पीसेस आ गए हैं तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, उसको हम सेपरेट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, आयरन पीसेस, स्मॉल आयरन पीसेस भी लिख सकते हो, फ्रॉम इंजन ऑयल। तो ये 4 एप्लीकेशंस हो गई सेंट्रीफ्यूगेशन की। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी किसकी करें, क्रोमेटोग्राफी की कर लेते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज क्रोमेटोग्राफी। अभी तक हमने 3 टेक्निक्स पढ़ ली, अब हम 4th टेक्निक पे आ रहे हैं जो कि क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, 4th वन इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी वैसे तो तुम इसे हायर क्लासेस में पढ़ोगे अच्छे से, लेकिन क्रोमेटोग्राफी को तुम इस तरह समझ सकते हो जैसे कि अभी मैंने बताया था 2 सॉलिड्स को जब हम सेपरेट कर रहे थे बाय यूजिंग अ सॉल्वेंट यूज करके सेपरेट कर रहे थे, एक उसमें डिसॉल्व हो जाता है, एक रह जाता है, जैसे शुगर वाटर को करा था अभी, वैसे ही क्रोमेटोग्राफी भी एक सॉल्वेंट बेस्ड ही टेक्निक है। एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया जाता है, जो कंपोनेंट ज्यादा डिसॉल्व होता है वो बाहर आ जाता है। अभी हमने एक बात करी थी कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम अ डाई में से कलर्ड कंपोनेंट निकालना। ठीक है, या ब्लू ब्लैक इंक में से डाई निकालना, ये कह सकते हो। वो एवापोरेशन में जो लिखा था हमने, डाई को ब्लू ब्लैक इंक में जो सेपरेट करना, ये था वहां पे। अब उस डाई में से, क्योंकि डाई में एक कलर तो होता नहीं है, बहुत सारे कलर होते हैं, अगर किसी और कलर कंपोनेंट को तुम्हें डाई में से सेपरेट करना है तो तुम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज कर सकते हो। ठीक है, एक जो भी सुटेबल सॉल्वेंट होगा वो हम यूज करेंगे। डाई के अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, हमें जो भी कलर सेपरेट करना है उसके लिए हम एक सुटेबल सॉल्वेंट लेंगे जो उसको डिसॉल्व कर सकता हो, वो उसे डिसॉल्व करके उसमें से अलग कर देगा। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट बेस्ड टेक्निक होती है एक, तो हम लिखेंगे इट इज अ सॉल्वेंट बेस्ड टेक्निक। ठीक ठीक है, इतना ही काफी है। अब इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं, कहां कहां एप्लीकेबल है ये। एक तो अभी बात करी कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम डाई, कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम डाई। एवापोरेशन में क्या था, डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक, यहां पे क्या है, कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम डाई। ठीक है, इसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड में से ड्रग्स को सेपरेट करना, इसी टेक्निक से करेंगे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, कलर्स फ्रॉम फ्लावर पेटल्स, कलर्ड कंपोनेंट को निकालना फ्लावर के पेटल्स में से, फूलों की पत्तियां जो होती हैं उसमें से कलर्ड कंपोनेंट निकालना, कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम फ्लावर पेटल्स। इन एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन जरूर आ सकता है, बहुत चांसेस है इन एप्लीकेशंस से क्वेश्चन आए। ठीक है, तो इन एप्लीकेशंस को बहुत ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे यहां लिखा हुआ है कि क्रीम फ्रॉम मिल्क कैसे सेपरेट करोगे, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में यूरिन और ब्लड टेस्ट के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है, या फिर दे कैन आस्क कलर्ड कंपोनेंट को फ्लावर पेटल्स में निकालने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज करोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं वहां पे। ठीक है, समझ में आ गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया। क्रोमेटोग्राफी के बाद 5th टेक्निक है हमारी क्रिस्टलाइजेशन। क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। 5th इज क्रिस्टलाइजेशन।
सॉल्यूशंस के साथ हमने एक टॉपिक पढ़ा था सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता था कि हम टेम्परेचर बढ़ा के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ही और सॉल्यूट ऐड कर देते थे, उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब अगर तुम उस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल कर लो, ठंडा कर लो, तो क्या होता है कि उसमें से क्रिस्टल्स बाहर आने लगते हैं। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करोगे अगर, क्योंकि तुमने टेम्परेचर इंक्रीज करके जबरदस्ती उसके अंदर सॉल्यूट फिल करा था और ज्यादा सॉल्यूट डाला था, अब अगर तुम उसको कूल कर लोगे तो उसमें से क्रिस्टल्स बाहर आ जाएंगे उसी सॉल्यूट के जो तुमने उसके अंदर ऐड करा था। ये जो सॉल्यूट का बाहर आना है, क्रिस्टल्स का बाहर आना है, यही प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, obtaining crystals of solute by cooling supersaturated solution, by cooling supersaturated solution is called क्रिस्टलाइजेशन। तो ये प्रोसेस कहलाता है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, एक और चीज है कि क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बेटर टेक्निक है एवेपोरेशन से। अब ये क्वेश्चन बहुत आता है कि क्रिस्टलाइजेशन एवेपोरेशन से बेटर टेक्निक क्यों है। पहली बात तो ये, एवेपोरेशन में तुम जब हीट दोगे तो चांसेस ये रहते हैं कि जिसको तुम सेपरेट कर रहे हो वो डिकम्पोज हो सकता है, जल सकता है, जल के डिकम्पोज हो सकता है। या फिर शुगर को अगर तुम सेपरेट कर रहे हो, शुगर चार्ड हो सकती है। ठीक है, जल के जो वो ब्लैक ब्लैक सा स्टिकी सब्सटेंस बन जाता है, उसे चारिंग ऑफ शुगर बोलते हैं, चार्ड हो सकती है शुगर। शुगर के केस में ये हो सकता है। या फिर ये भी होता है क्योंकि एवेपोरेशन करने के लिए हमें फिल्ट्रेशन करना पड़ता है ना। एवापोरेशन करने के लिए पहले फिल्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद एवापोरेट करते हैं। तो फिल्ट्रेशन के बाद भी कुछ इंप्योरिटीज रह जाती हैं और एवापोरेशन करने के बाद वो इंप्योरिटीज उसमें से निकल नहीं पाती हैं। ठीक है, तो वो इंप्योरिटीज रह जाएंगी और वो कंटेमिनेट कर सकती हैं बचे हुए लिक्विड को, जो भी चीज सॉलिड है, लिक्विड है, जिसको तुमने सेपरेट करा है। ठीक है, तो हम इसका लिख सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन क्यों बेटर टेक्निक है। Why crystallization is a better technique? तो क्रिस्टलाइजेशन बेटर टेक्निक क्यों है ये देखना है हमें। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन बेटर टेक्निक क्यों है, मैंने तुम्हें बताया, बिकॉज ड्यूरिंग एवेपोरेशन components can be decomposed, components can be decomposed, वो डिकम्पोज हो सकते हैं। ठीक है, जल के खत्म हो सकते हैं। एग्जाम्पल, शुगर कैन बी चार्ड, शुगर चार्ड हो सकती है। चार्ड का मतलब क्या है कि वो स्टिकी से सब्सटेंस फॉर्म कर लेगी, जल जाएगी। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है, आफ्टर फिल्ट्रेशन, क्योंकि फिल्ट्रेशन करना पड़ता है एवापोरेशन से पहले, तो आफ्टर फिल्ट्रेशन इंप्योरिटीज में रिमेन which can contaminate द कंपोनेंट, जो कंपोनेंट हम निकालने वाले हैं उस कंपोनेंट को वो कंटेमिनेट कर सकती हैं इंप्योरिटीज। तो इसलिए क्रिस्टलाइजेशन एक बेटर टेक्निक है। ठीक है, अब इसके बाद क्रिस्टलाइजेशन की एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या है क्रिस्टलाइजेशन की, कहां कहां ये यूज हो सकता है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ पोटेश एलम में यूज होता है ये। पोटेश एलम बोलते हैं फिटकरी को। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ पोटेश एलम
ठीक। और कहां यूज हो सकता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, जो सॉल्ट ऑब्टेन होता है सी वाटर से, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट obtained from oceans, जिस सॉल्ट को ओशन से ऑब्टेन करा जाता है उस सॉल्ट के प्यूरिफिकेशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्रिस्टलाइजेशन खत्म। यहां पे हमने क्या कर लिया? सॉलिड इन लिक्विड को, सॉलिड को लिक्विड में से सेपरेट कर लिया। ठीक है, ये सॉलिड में से लिक्विड में से सॉलिड को सेपरेट करने की टेक्निक्स थी। इसके बाद हम बात करेंगे लिक्विड लिक्विड की। ठीक है, कि लिक्विड में से लिक्विड को कैसे सेपरेट करोगे, सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम लिक्विड। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग इज सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम लिक्विड। तो लिक्विड को लिक्विड में से सेपरेट करना। ठीक है, अच्छा, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के लिक्विड्स होते हैं। एक होते हैं मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, और एक होते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। पहले हम बात करेंगे मिसिबल लिक्विड्स की। तो मिसिबल लिक्विड्स कौन से होते हैं? मिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जिनको हम, जो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे में पूरे पूरे प्रोपोर्शंस में मिक्स हो जाते हैं, उनको हम मिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं, विच कैन बी मिक्स्ड कंप्लीटली। लिक्विड्स विच कैन बी मिक्स्ड कंप्लीटली, जिन्हें हम कंप्लीटली मिक्स्ड कर सकते हो, वो होते हैं मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है वो है डिस्टिलेशन। बाय डिस्टिलेशन दे कैन बी सेपरेटेड, बाय डिस्टिलेशन दे कैन बी सेपरेटेड। तो डिस्टिलेशन से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन टेक्निक के बारे में सुना है? डिस्टिलेशन होता है वेपराइजेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। ठीक है, कैसे? जैसे तुम्हारे पास दो लिक्विड्स हैं, तुम्हें उनको सेपरेट करना है, दो लिक्विड्स को। ठीक है, तो तुम कैसे सेपरेट करोगे? पहली बात तो तुम्हें दोनों का बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पता है, तुमने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करा, एक का कम होगा एक का ज्यादा होगा, बहुत सिंपल सी बात है ना? किसी का तो कम होगा किसी का तो ज्यादा ही होगा। तो जिसका कम होगा उसका टेम्परेचर पहले रीच हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा तुमने। ठीक है, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट पहले रीच कर जाएगा किसका? जिस कंपोनेंट का कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ गया, वो भाई वेपराइज करना शुरू कर देगा, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा, वेपर्स बनने लगेंगे उसके। अब उसके वेपर्स बन रहे हैं, वेपर्स बन बन के ऊपर आ गए। ठीक है, वहां तुमने लगा रखा है कंडेंसर, ऊपर मतलब कंटेनर में ऊपर। ठीक है, वहां तुमने लगा रखा है कंडेंसर। कंडेंसर क्या करेगा? कंडेंसर उन वेपर्स को ठंडा कर देगा, ठंडा करके उनको अलग कर लेगा। तो पहले क्या हुआ? वेपराइजेशन हुआ किसका? जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम था, तुमने टेम्परेचर इंक्रीज करा, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम था वो वेपराइज हो गया, वेपराइज होके ऊपर आ गया, वहां कंडेंसर लगे हुए हैं। कंडेंसर मतलब जो कंडेंस कर दे, किसी चीज को ठंडा कर दे, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, वो कंडेंसर कहलाता है ना? तो कंडेंसर क्या करेंगे? उसको ठंडा कर देंगे वेपर को, वेपर ठंडा हो जाएगा, लिक्विड में वापस कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हम वहां से अलग कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरह से लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करके फिर कंडेंस करा जाता है, तो वो प्रोसेस कहलाता है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन के बारे में लिख लो, डिस्टिलेशन होता क्या है? वेपराइजेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। तो डिस्टिलेशन के बारे में लिख लेते हैं। डिस्टिलेशन क्या है? वेपराइजेशन फॉलोड बाय
वेपराइजेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। ठीक है, वेपराइजेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन, और इट इज बेस्ड ऑन, पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं, कहानी तुमने सुनी ली, समझ में आ गई होगी, बार बार देख सकते हो उसको। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन दिस टेक्निक, ये बेस्ड होती है किस पे, ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करती है ये टेक्निक। ठीक है, हम सेपरेट किसको कर सकते हैं, केरोसिन फ्रॉम पेट्रोल। ठीक है, केरोसिन को पेट्रोल से सेपरेट किया जा सकता है इस मेथड से। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ केरोसिन ऑयल, या केरोसिन फ्रॉम पेट्रोल लिख लो डायरेक्टली। ठीक है, केरोसिन में से हम पेट्रोल को सेपरेट कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। ठीक, अब डिस्टिलेशन के बाद एक और टेक्निक है। क्या टेक्निक है डिस्टिलेशन के बाद, डिस्टिलेशन के बाद दूसरी टेक्निक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हम बात करेंगे किसकी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में क्या फर्क है, पहली बात तो ये डिस्टिलेशन में हम दो ही चीजों को सेपरेट करते हैं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम एक से ज्यादा चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बता रहा था कि एक से ज्यादा चीजों को सेपरेट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि हाँ, एक से ज्यादा चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। और एक और इसका वो है, जो मतलब इसका पॉइंट है, जो इस पे जो प्रिंसिपल है इसका, वो क्या है कि जो भी फ्रैक्शंस हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं जिनको तुम सेपरेट कर रहे हो, उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का मैक्सिमम डिफरेंस 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस, या पे 25 केल्विन होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहां, कब यूज करते हैं इस टेक्निक को, व्हेन मोर देन वन कंपोनेंट्स आर टू बी सेपरेटेड। जब एक से ज्यादा कंपोनेंट्स को सेपरेट करना हो तब करेंगे। ठीक है, व्हेन मोर देन वन कंपोनेंट्स आर टू बी सेपरेटेड, और व्हेन डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ, बीपी बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपोनेंट्स इज लेस देन 25 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 25 केल्विन का या 25 डिग्री सेल्सियस का। डिफरेंस को हम दोनों में ले सकते हैं। ठीक है, वो पूछ लेना किसी वक्त अगर डाउट हो तो कैसे दोनों में ले सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में कितना होना चाहिए, 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस का। ये कंडीशंस हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। अब एप्लीकेशंस क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, एप्लीकेशंस हैं जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो हमें ओशन से मिलता है, पेट्रोल डायरेक्ट नहीं निकलता, वो जो गाड़ियों में पड़ता है पेट्रोल, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही निकाला जाता है। किसमें से, कच्चे तेल में से। तो क्रूड ऑयल का नाम आजकल बहुत सुन रहे होगे तुम लोग, वैसे भी ये क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, गवर्नमेंट महंगा दे रही है, ये सब चीजें सुन रहे होगे ना। तो वो क्रूड ऑयल कहां से मिलता है, ओशन से मिलता है, ओशंस के पास डिपॉजिट से मिलता है, ओशन के आसपास जो डिपॉजिट्स होते हैं अंदर से निकल के आता है क्रूड ऑयल, गाद टाइप का होता है। तो उस क्रूड ऑयल में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या होता है, पेट्रोल भी उसी में होता है, डीजल भी उसी में होता है, केरोसिन भी उसी में होता है, वैक्स भी उसी में होता है, सारे इवन जो एलपीजी सीएनजी है वो सब उसी में होते हैं, क्रूड ऑयल के अंदर ही होते हैं। ठीक है, इतनी सब चीजों में से पेट्रोलियम और केरोसिन, इन सब को अलग करा जाता है सिर्फ क्रूड ऑयल में से। ठीक है, तो कौन से प्रोसेस से करा जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो प्रोसेस यूज होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन में लिख सकते हैं इसकी,
कैसे होता होगा? वैसे ही होता होगा कि हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा, बॉइलिंग पॉइंट रीच कर गया एक कंपोनेंट का, जिस कंपोनेंट का रीच करा वो उड़ गया ऊपर, मतलब वेपराइज हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। ऊपर लगे कंडेंसर, कंडेंसर उसको अलग कर देंगे, है ना। फिर दूसरा उड़ गया, दूसरा कंपोनेंट, उसको अलग कर लिया। मतलब तुम क्या करोगे? टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे, टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे, बॉइलिंग पॉइंट रीच होता चला जाएगा, वो चीजें वेपराइज होती चली जाएंगी और ऊपर कंडेंस होके अलग होती चली जाएंगी। अलग अलग चीजों में उसको अलग कर लो, अलग कंटेनर्स में। ठीक है, आ गई बात समझ में? ऐसे करते हैं। वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेशन है प्रोसेस में, लेकिन तुम इतना ही समझो कि पहले वेपराइजेशन हो रहा है, फिर कंडेंसेशन हो रहा है। तुम्हारे लेवल पे इतना ही है, ठीक है। तो पहला जो कंपोनेंट है, पहले जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, जैसे एलपीजी, सीएनजी, ये सबसे ज्यादा वोलेटाइल होती है, मतलब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ऊपर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, वहां से फिर इसको हम कंप्रेस करके कंडेंस करके अलग कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पेट्रोल आ जाएगा, जैसे फिर डीजल आ जाएगा, केरोसिन आ जाएगा। ऐसे ही इन सब चीजों को हम अलग करते चले जाएंगे। किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसको हम लिखते क्या है? एप्लीकेशंस अगर हम इसकी देखें, तो एप्लीकेशंस में क्या है? सेपरेशन ऑफ different fractions of petroleum from crude oil। क्रूड ऑयल में से डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम को अलग करना, ठीक है। दूसरा क्या है एप्लीकेशन इसका? दूसरा एप्लीकेशन है कि डिफरेंट गैसेस को एयर में से सेपरेट करना। एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है और भी बहुत सारी गैसेस है ना। उन सबको एयर में से सेपरेट करते हैं हम बाय दिस प्रोसेस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर में से डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करना। इससे सेपरेट कर लेते हैं, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई और आर्गन है, लिखा है बुक में, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो सब हम एयर में से सेपरेट कर सकते हैं बाय दिस मेथड, ठीक है। ये यहां तक हो गया। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और है। अभी हम बात कर रहे थे मिसेबल लिक्विड्स की, अब हम बात करेंगे इमिसिबल लिक्विड्स की, ठीक है। तो इमिसिबल लिक्विड्स की बात कर लेते हैं इसके बाद लास्ट में, कि इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे। इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते, ठीक है। द लिक्विड्स विच कैन नॉट बी मिक्सड विद ईच अदर, जैसे ऑयल एंड वाटर। द लिक्विड्स विच cannot be mixed with each other, जिन्हें हम एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं कर सकते, वो इमिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा ऑयल एंड वाटर। तो अगर ऑयल और वाटर को तुम्हें सेपरेट करना है तो हम टेक्निक यूज करते हैं, कौन सी? सेपरेटिंग फनल टेक्निक यूज होती है, सेपरेटिंग फनल। इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। इसके नीचे लिख लेना, दे कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल का डायग्राम बुक में बना हुआ है, कुछ इस टाइप का डायग्राम है। हाँ पता है, मैं अच्छा नहीं बनाता हूं, बुक में ज्यादा अच्छा बना होगा, ठीक है। ठीक, तो यहां से ये एक नॉब लगा देंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है भाई? वाटर नीचे होगा, जैसे कि उसकी डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि तुम्हें मालूम है, और ऊपर ऑयल होगा इसके। बहुत सिंपल सी टेक्निक है। ये ऊपर ऑयल है,
नीचे वाटर है, इन दोनों को हमें सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो नॉब है इसकी, इसको ऑन कर देंगे, नीचे कंटेनर रखेंगे अपना, ठीक, और इसमें से ये ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर गिरता रहेगा। जैसे ही पानी गिरना खत्म हो जाएगा, हम देखेंगे कि अब ऑयल आ रहा है, हम इसको क्लोज कर देंगे। इस तरह से हम सेपरेट कर लेते हैं ऑयल और वाटर को, ठीक है। सिर्फ ऑयल और वाटर को ही नहीं, और भी टेक्निक्स हैं सेपरेट करने की इसको, मतलब और भी चीजों को सेपरेट कर सकते हैं हम इससे। इसकी एप्लीकेशंस लिख लेते हैं, सेपरेटिंग फनल की भी एप्लीकेशंस हैं। क्या एप्लीकेशंस है सेपरेटिंग फनल की? पहली है सेपरेटिंग ऑयल इन वाटर, जो अभी लिखा हमने कि ऑयल और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं इसमें से, इस टेक्निक से। दूसरी टेक्निक क्या है? दूसरी टेक्निक है स्लैग फ्रॉम आयरन। स्लैग एक इंप्योरिटी होती है, उसको आयरन में से सेपरेट करना, FeSiO3, मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ जो भी चीज तुम अलग करना चाह रहे हो वो चीज स्लैग के साथ अलग हो सकती है। स्लैग ज्यादातर सिलिका ही होता है, SiO2, ठीक है। तो खैर हमें इतना डिटेल्स में नहीं जाना है। स्लैग फ्रॉम, या सेपरेशन ऑफ स्लैग लिखना, बल्कि सेपरेशन ऑफ स्लैग ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ आयरन। आयरन की रिफाइनिंग के दौरान स्लैग को अलग कर देना, ठीक है, स्लैग का सेपरेशन कर देना। इस चैप्टर में इतना ही था। तुम्हें क्या पता होना चाहिए अब इस चैप्टर के बारे में? एप्लीकेशंस इसकी, ठीक है, मतलब एप्लीकेशंस पे कुछ आज जो अभी जो पढ़ा हमने लास्ट में, वो एप्लीकेशंस पढ़ी हर टेक्निक की हमने। ये सारी चीजें तुमको याद करनी है, क्या क्या टेक्निक्स हैं, किसको मतलब किसको किससे सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक है, किसको सेपरेट करने के लिए कौन सी है, ठीक है। तो अभी जो हमने लास्ट में पढ़ी, जैसे ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए हम यूज करेंगे सेपरेटिंग फनल। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि स्लैग को अगर सेपरेट करना है आयरन की रिफाइनिंग के दौरान, तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मतलब बल्कि इस लेक्चर के लिए चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।